हेलो दोस्तों, आज हम लोगों के साथ जाने माने पत्रकार, लेखक, एक्टिविस्ट भंवर मेघवंशी जी हैं। आप इनको सुनते हैं, मिलते हैं, देखते हैं। दिन रात बाबा साहब अंबेडकर की जो विचारधारा है, समता, बंधुत्व, बराबरी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये किताब मैं एक कार सेवक था, आप में से बहुत ज्यादा लोग पढ़ चुके हैं। अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद हुआ है और तमाम जबानों में भी इसका अनुवाद हो चुका है और अनुवाद हो रहे हैं। उन्होंने आरएसएस को आरएसएस से बाहर रह के नहीं बल्कि उनके अंदर रह के देखा। और जब भंवर जी को यह बात मालूम हो गई कि ब्राह्मण राज में, हिंदू राज में दलितों के लिए और आम इंसानों के लिए कोई जगह नहीं है, तब उन्होंने आरएसएस का दामन छोड़ के पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया। बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं को इन्होंने खुद संपादन किया है। एक बतौर पत्रकार बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरित होके भंवर जी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें जो बहुजन, जो दलित, जो पिछड़े, जो भी समता की बात करने वाले जो पत्रकार हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूं कि पत्रकारिता में आपका अनुभव कैसे रहा है और पत्रकारिता क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। क्योंकि हमें पत्रकारिता में भी और मीडिया में भी अपनी बात पहुंचानी है। राजनीति में बहुजनों ने थोड़ी बहुत अपनी दखल अंदाजी तो दिखा दी है, राष्ट्रपति तक के पोस्ट तक पहुंच गए हैं, लेकिन मीडिया में अभी भी 95% से ज्यादा जो लोग हैं, जो पोस्ट पे जो बैठे हुए लोग हैं, आपको पता है वो स्वर्ण समाज से ही आ रहे हैं और वो आपके नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैंने ये कोशिश की है कि मैं बहुजन पत्रकारों से बात करूं और आप लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि अगर आप लोग भी बहुजन पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले किसी पत्रकार को जानते हो तो मुझे जरूर उनसे मिलाने में मदद कीजिए। पहला सीरीज मैंने आदिवासी पत्रकार दयामणि बारला जी से शुरू की है, वो मेरे YouTube चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं। तो अब भंवर मेघवंशी जी, आपको जय भीम, आपको नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार कहने पे हमें वक्त दे दिया। बहुत बड़े लोग तो कहते हैं कि आपके YouTube चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं और कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन आप हमेशा मेरे कहने पे आप तैयार हो जाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभय कुमार जी। जय भीम, जोहार, जिंदाबाद। ये बहुत मायने नहीं रखता है कि कितना सब्सक्रिप्शन है और कितने लाइक्स आते हैं। आप जिस शिद्दत से बहुत लंबे समय से मार्जिनलाइज लोगों की आवाजों को प्रमुखता से बुलंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं, मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस तरीके की चीजें लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो बहुत आवश्यक है। सब्सक्रिप्शन और लाइक और ये सब चीजें, रीच वगैरह, इन सब चीजों से कोई मायने नहीं है। मैं तो बहुत जगहों पे जाता हूँ और मैं 15 लोग भी बुलाते हैं तब भी जाता हूँ और 15,000 लोग बुलाते हैं तब भी जाता हूँ। तो संख्या मायने नहीं है, मायना ये रखता है कि कौन लोग अपना जीवन लगा करके इस मिशन को, इस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए तो आप बहुत ही आदरणीय हैं और आपका काम बहुत ही सम्माननीय है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम लोग जिस प्रश्न पे ये चर्चा रखे हैं उसी पे आते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि भंवर मेघवंशी जी, आप बताइए कि आपका परिवार, आपका समाज, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है और कैसे आप पत्रकार बने, पत्रकारिता की जर्नी आपकी कैसे हुई, किन लोगों ने आपको इंस्पायर किया, ये जरा हमें बताएं। अभय जी, मैं तो राजस्थान के भीलवाड़ा एक शहर है, जिला है, वहाँ के गांव में पैदा हुआ। मेरा परिवार ट्रेडिशनली वीवर कम्युनिटी से था, जो बुनकर का काम करते हैं, कपड़ा बुनने का काम करने वाले, और खेती और पशुपालन हमारा मुख्य व्यवसाय था। लेकिन मेरी पढ़ने की अभिरुचि जो है वो प्राथमिक शाला के दरमियान ही मुझे पाठ्यक्रम से अलावा की जो किताबें हैं उसको पढ़ने का रुचि जग गया। और जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में गया तब तक मुझे ये था कि मुझे लिखना है और मुझे कुछ ऐसा पत्रकारिता जैसा करना है।
तो मैं बहुत ही मतलब मैं 93 में मैंने अपनी तरफ से अपना पत्रकारिता शुरू किया और मैंने अपना एक पहला पाक्षिक अखबार निकाला, दहकते अंगारे उसका नाम था। और आप सोच सकते हैं कि उस समय तो मेरी इतनी कम उम्र थी, मैं 18 साल का था और वो अखबार जब शुरू किया और वो नियमित नहीं उसका, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और मैं बस स्कूल से निकल करके और कॉलेज में पहुंचा और उसी दरमियान ये हो गया, मतलब मेरी रुचि जग गई कि मुझे ये करना है। तो वो अनियमित रूप से छपता था। उन दिनों में ट्रेडल मशीनें हुआ करती थी, तो उससे वो 4 पेज का अखबार 5 कॉलम का हम छापते थे और उसको मैंने 93 से 96 तक चलाया और उसी के जरिए मेरी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। उसके बाद 96 के बाद मैं एक दैनिक प्रभावित अखबार में समाचार संपादक के जरिए के तौर पे गया और वहां मैंने दैनिक पत्रकारिता की और उसके बाद मैं गवर्नमेंट में 2 साल टीचर के जॉब में चला गया। लेकिन वहां से फिर लौट करके वापस मैंने 99 में पत्रकारिता शुरू की और डायमंड इंडिया नाम का एक मैगजीन, जो कि मंथली मैगजीन था, वो शुरू किया और वो चलाया 2012 तक। वो रेगुलर चला, उसमें बहुत सारे विशेषांक निकाले हमने और मुद्दा आधारित जो जनता के मुद्दे हैं, उन लोकतांत्रिक अधिकार आधारित मुद्दों पर हमने कई विशेषांक निकाले और वो सफलतापूर्वक उसको चलाया। इस दरमियान में दैनिक हिंदुस्तान का लाल अखबार का प्रधान संपादक भी रहा और कई सारे पत्रिकाओं में मैंने कॉलम लिखने का काम किया। तो इस तरीके से मेरी एक पत्रकारिता का एक शुरुआत हुई और आगे बढ़ी। सर, पत्रकारिता जो आपने की, आपने खुद छोटे मोटे आपने पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। जब आप बड़े बड़े अखबारों को जो पढ़ते थे, बड़े बड़े मैगजीन को पढ़ते थे, तो क्या क्या चीजें आप उसमें मिस करते थे? क्या ऐसी बातें थी जो आपको लगता था कि ये हमारे मुद्दों को वहां पे जगह नहीं दी जा रही है, और कैसे आपकी पत्रिका जो थी उनसे अलग थी? देखिए, ये हमने अपना जो शुरू किया उसके पीछे कारण ही ये था कि हमारी जो बातें थी, क्योंकि मेरा जर्नलिज्म के साथ साथ एक्टिविज्म भी साथ था। वो हम अपने मुद्दों पे प्रेस नोट भी लिखते थे और दूसरे अखबारों को भी देते थे अपने सामने। वो छपते नहीं थे उनकी, और छपते भी थे तो 2 लाइन 3 लाइन, उसका कोई महत्व नहीं होता था। तो हम अपनी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। अब हमें लगा कि हमें अपनी आवाज को अगर मजबूत करना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो अपना अखबार होना चाहिए। अब तक ये नहीं मालूम था कि अपना मीडिया होना चाहिए या मीडिया व्यवस्थित तरीके से हमको कॉर्नर कर रहा है। ये सारी समझ उस समय नहीं थी। इतनी सी समझ थी कि हमारी खबरें नहीं छपती है, हमारी बात को ठीक से नहीं लिखा जाता है, तो हम अपनी बात अपने अखबार के जरिए, अपनी मैगजीन के जरिए डालेंगे। और फर्क ये था कि हमने जब मैगजीन शुरू की तो हमने ये तय किया कि हम उसमें करप्शन, कास्टिज्म और कम्युनलिज्म, इन 3 मुद्दों को प्रमुखता से देखेंगे। कहाँ जाति आधारित भेदभाव, शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, कहाँ समाज में करप्शन है जिसकी वजह से आम जो लोग हैं उनको मिलने वाला जो फायदा है वो नहीं हो पाता है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और तीसरी बात यह है कि सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक तनाव और दंगों की वजह से इस तरीके से जो हाशिए के समुदाय है उन समुदायों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो हमारा ये चीज थी। और दूसरी चीज ये थी कि हमने तय किया कि हम विज्ञापन नहीं लेंगे, क्योंकि विज्ञापन जिनसे आप ले रहे हैं वो समुदाय या वो उस तरह के लोग थे जिनके खिलाफ हम उसमें बात करते। तो हमको कोई विज्ञापन देता भी नहीं था और हम लेते भी नहीं थे। हमारा पूरा लोगों के चंदे आधारित ये चीज चलाते थे, वो अच्छे से चली। फिर 2012 में हमने एक खबरपोस्ट.com के नाम से
एक वेबसाइट शुरू की और हम डिजिटल उस पे आए। फिर उसको चलाया हमने 2016 तक। 2017-18 में हम पुण्यकाल.com और एक यूट्यूब चैनल के जरिए हमने काम शुरू किया 2020 में। और इस तरीके से हमारा जो पत्रकारिता का सफर था वो आगे बढ़ा। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये था जर्नलिज्म के जरिए कि हमारे मुद्दे आगे आए और उनको हम लोगों तक पहुंचा पाए, और वही कुल जमा मेरी जर्नलिज्म का उद्देश्य रहा है। सर, आपने कहा कि कास्टिज्म के खिलाफ, कम्युनलिज्म के खिलाफ, सांप्रदायिकता और जातिवाद के खिलाफ जो है आपने एक मुहिम छेड़ी और इसको खत्म करने के लिए आप लोग लगातार लिखते रहे हैं। बहुत सारे पत्रकारों ने अपनी जिंदगी में इस बात का चर्चा किया है कि जब वो मीडिया में गए तो उनको जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा। अभी हाल के दिनों में दलित वॉइस के संपादक वीटी राजशेखर जी का देहांत हो गया और मैंने उनकी जो किताबें पढ़ी तो उन्होंने ये बात साफ तौर पर कहा कि मैं कर्नाटका में पैदा हुआ, लेकिन जब तक मैं मीडिया में नहीं गया तब तक मुझे जातिवादी लोग नहीं दिखे, वैसे चीजें महसूस नहीं हुई। क्या आपके व्यक्तिगत अनुभव ऐसे हैं जहां पे बहुजन समाज के लोगों को मीडिया में बैठे बड़े बड़े लोग उनकी जाति या उनकी आइडेंटिटी के आधार पर उन्हें पीछे धकेलते हैं, उन्हें मौका नहीं देते हैं और उनके साथ भेदभाव करते हैं? अभय जी, जाति हमारे देश में और समाज के जीवन में इतनी प्रमुखता से हावी है कि उससे कोई भी अछूता नहीं है, कोई भी जगह अछूती नहीं है। आप कहीं पे भी जाति आप पीछा नहीं छोड़िए। और मेन स्ट्रीम मीडिया, मोनो स्ट्रीम मीडिया कहना वहां पे जाति बहुत प्रमुखता से है, क्योंकि वहां पर जैसा कि मान्यवर कांसीराम जी ने कहा कि वो बनिए का पैसा और ब्राह्मण का दिमाग लगा हुआ उसमें। तो वो सारे जो मालिक हैं वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं और सारे जो संपादक हैं वो दूसरी एक समुदाय से आते हैं। तो वहां पर तो हमारा प्रवेश ही नहीं है। और मैंने तो देखिए, जब मैंने ये सब शुरू किया तब तो मैं दूर तक हमारे लोगों को नहीं था, जहां वो संवाददाता हो, स्ट्रिंगर हो, वो छोड़ दीजिए कि वो संपादक या उप संपादक या इन जगहों पे तो उनका कुछ नामो निशान ही नहीं था, लेकिन वो ग्रास रूट पे भी संवाददाता तक भी नहीं थे। और जब मैंने ये शुरू किया अपना अखबार और उसको चलाया और अपनी मैगजीन चलाई, तब भी जो सोसाइटी थी, जर्नलिज्म मतलब जर्नलिस्ट सोसाइटी थी, उसमें कोई हमारे लिए जगह नहीं थी। ये अक्सर मुझे ये सुनने को मिलता था कि भाई जर्नलिस्टों में जाते थे तो वो कहते थे अजी ये तो एक्टिविस्ट है, नेता है। और वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि भाई आप एक मैगजीन चलाते हैं, पाक्षिक अखबार चलाते हैं, तो आप भी जर्नलिस्ट। तो मेरे अपने शहर की प्रेस क्लब ने मुझे कभी सदस्यता दी नहीं, क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि भाई ये भी जर्नलिस्ट है। तो क्योंकि इस तरह के सरनेम वाले दलित पृष्ठभूमि वाले लोग तो उसमें आते नहीं है। दूसरा ये है कि हम जो मुद्दे लिख रहे थे उसमें हमारे समुदाय की पीड़ा लिख रहे थे, हमारी चीजों को लिख रहे थे, तो उनको लगता था कि ये प्रचार साहित्य है, ये अपने समुदाय का कुछ कर रहे हैं और ये जर्नलिज्म नहीं। तो इसको आप एक उस तरीके का भेदभाव मान सकते हैं। और चूंकि मैं उस तरह का दैनिक अखबारों के साथ मेरा जो काम रहा, पहला जो दैनिक अखबार था उसके जो संपादक थे वो यूनेस्को से जुड़े हुए व्यक्ति थे और एक अच्छी सोच के व्यक्ति थे। तो वहां मुझे उन्होंने काफी कुछ सिखाया और मुझे ये महसूस नहीं होने दिया। और दूसरे दैनिक अखबार का जिसका मैं संपादक बना, उसके मालिक जो थे वो एक मुस्लिम व्यक्ति थे और वहां भी उस तरह का कोई भेदभाव मुझे नहीं देखने को मिला। लेकिन मैं जो ऑल ओवर वहां के पत्रकार समाज को देखता था, तो चाहे हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे या और कहीं जाते थे, तो वो ऐसी नजरों से देखते थे कि अनवांटेड लोग, ये कहां से आ गए, ये कौन लोग हैं। तो मुस्लिम अखबार वाला मालिक मुस्लिम है और उसका संपादक दलित है, तो नहीं पसंद आता था कि ये क्या कॉम्बिनेशन है, ये तो कॉम्बिनेशन टूट रहा है। मनिया मालिक और ब्राह्मण संपादक वाला होना चाहिए ना, ये तो बिल्कुल ही अलग तरह का हो गया। तो ये जरूर है कि वहां बहुत महीन किस्म का भेदभाव है
और अब तो चूंकि बहुत लोग आए हैं, सोशल मीडिया में भी आए हैं, बाकी मीडिया में भी आपको दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैंने ये शुरुआत किया 93 में, तब तो दूर दूर तक हमें कोई नजर ही नहीं आता था जहां हम कह सकें कि कोई हमारा बंदा हो सकता है। लेकिन 96 के बाद हमें कुछ मुस्लिम साथी, फिर 2000 के बाद कुछ दलित साथी, फिर हमने देखा 2005 के बाद ओबीसी में से कुछ हितियर जातियों के लोग आना शुरू हुए। और आज मैं ये देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में ओबीसी के, दलित, मुस्लिम और आदिवासी जर्नलिस्ट दिखाई देते हैं, चाहे वो छोटी जगहों पे दिखाई दें, छोटे पदों पर दिखाई दें, लेकिन हर तरफ वो दिखाई दे रहे हैं। तो काफी कुछ है और वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सर अभी हाल में कुछ साल पहले, अगर मैं सही हूं तो ऑक्सफैम और न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट आई थी। कुछ 40-50 पेजेस की रिपोर्ट थी और उसमें साफ तौर पे दिखलाया गया था कि अंग्रेजी न्यूज चैनल हो या अंग्रेजी के अखबार हो या हिंदी के न्यूज चैनल हो या हिंदी के अखबारात हो, वहां पे जो शीर्ष जो लीडरशिप पोजीशंस होती है वहां पे दलित और आदिवासी भी बिल्कुल नहीं है और बहुजन समाज के भी लोग नहीं हैं। तो कहाँ बदलाव, क्या वाकई उस तरह का बदलाव है क्या? नहीं, देखिए, ऑक्सफैम वाली रिपोर्ट को, चाहे उससे पहले जो लोक नीति का अध्ययन जो हुआ, उसमें भी जो आया वो तो न्यूज रूम में डाइवर्सिटी का जो मसला है वो तो बिल्कुल साफ है कि वहां नहीं है, की पोजीशन पे लोग नहीं है, अभी भी नहीं है। मैं केवल इतना सा कह रहा हूं कि जब मैंने शुरुआत किया तब तो दूर दराज में सिंगर और संवाददाता होते हैं, लोक लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे, वो नहीं हुआ करते। आज कम से कम वो नजर आते हैं अलग अलग जगहों पे, दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी से। नहीं तो उस समय तो वो भी बिल्कुल नहीं थे। ये पूरी तरीके से दो ही समुदायों के लोग और खासतौर पे ब्राह्मण समुदाय के लोग ही जर्नलिज्म में दिखते थे, क्योंकि पढ़ने लिखने का जो काम है या ज्ञान की जो पूरी राजनीति का प्रतिशत है उस पर उनका कब्जा था साफ तौर पे। लेकिन अब चुनौती दी गई है, अभी दिख रहे हैं लोग, जो मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि सारे कोई बहुत बड़े जगहों पर हमारे लोग नजर आते हैं, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात सही है कि न्यूज रूम डाइवर्सिटी अभी भी जो भारत का मीडिया है, वो चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे रीजनल मीडिया हो, उसमें अभी भी नहीं दिखाई देती है। और जो की पोजीशंस है, जो मालिकाना हक है और जो संपादन करने वाले लोग हैं, वहां पर अभी भी दलित और आदिवासी नहीं है, वो नगण्य है वहां पर। तो जो एम की रिपोर्ट है और जो लोक नीति का पहले का अध्ययन है और भी बीच में अध्ययन आए हैं, वो जो इशारा कर रहे हैं वो सही बात है, उससे असहमत नहीं हुआ जाता। सर एक और बात मैं भी ये महसूस करता हूं कि जब हम लोग वंचित तबके की बात करते हैं तो हमारे ऊपर तथाकथित जो पत्रकारिता के महापंडित हैं वो इल्जाम लगाते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव नहीं हैं, आप सही पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बातों को उसमें झोंक रहे हैं, ऐसे पत्रकारिता नहीं होती है, आप इमोशनल पत्रकारिता करते हैं, ये आप बिल्कुल एक जो बहुत ही क्या न्यूट्रल पत्रकारिता आपकी नहीं है। लेकिन जब वो पत्रकारिता करते हैं जहां पे वो एक खास बहुत ही अल्पसंख्यक जो समुदाय है, जो ताकतवर लोग हैं, रिलीजियस अल्पसंख्यक की बात नहीं करता हूं, पैसे वाले जो अल्पसंख्यक है उनकी जब वो बात करते हैं, उनकी हितों की बात करते हैं और चंद सवर्ण जातियों के हितों को राष्ट्र हित बना के पेश करते हैं, तो उसे वो कहते हैं कि वो बहुत ही न्यूट्रल है और बहुत ही ऑब्जेक्टिव है। इस विरोधाभास को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल ही नितांत गलत है कि वो न्यूट्रल है। उनकी न्यूट्रलिटी कहीं नजर नहीं आती है, वो पूरी तरीके से पक्षपाती पत्रकारिता कर रहे हैं और वो निष्पक्ष होने का दावा जरूर करते हैं। बाकी मैं सोचता हूं कि जिस तरीके से पूंजीवाद की, जिस तरीके से सांप्रदायिकता और जातिवाद की पक्षधरता है उनके अपने अपनी जातियों के प्रति, अपने वर्ग के प्रति, उसको देखते हुए आप कैसे कहेंगे कि उनकी जो पत्रकारिता है वो निष्पक्ष पत्रकारिता है? तो ये
खुद ही निष्पक्षता का सर्टिफिकेट खुद को ही बांट रहे हैं और वो मानते हैं कि वो निष्पक्ष हैं। जबकि आप देखेंगे कि जो आज पत्रकारिता वो कर रहे हैं और जिस तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, और जो एक किस्म की पत्रकारिता कम है और दलाली ज्यादा है, उसको वो निष्पक्ष पत्रकारिता कहते हैं। और जो लोग वंचित समुदायों की पीड़ा लिख रहे हैं, उनके मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं, और जिससे बहुत बड़ी आबादी, आपने सही कहा कि बहुसंख्यक आबादी जो है जिन मुद्दों से प्रभावित है, उन मुद्दों पर आप अगर बात कहेंगे तो आप कौन सी भाषा में बात कहेंगे? उसमें इमोशन नहीं होगा क्या? अगर आप भूख से मौत पर बात कर रहे हैं, अगर आप दंगों, प्रायोजित दंगों में जो स्टेट का दमन है उसकी बात कर रहे हैं, या लोगों के साथ एट्रोसिटी हो रही है, कोई मूंछ रखने के लिए मारा जा रहा है, कोई घोड़ी पर बैठने के लिए मारा जा रहा है, कोई बच्चा स्कूल में पानी की मटकी छूने की वजह से मारा जा रहा है, और महिलाओं के साथ इतना सारा अत्याचार हो रहा है, हम तो कभी ये दावा करते भी नहीं थे। और मैंने तो पूरी अपनी पत्रकारिता में ये कहा कि मेरी पक्षधरता है जो लोग पीड़ित हैं, और मैं निष्पक्ष हूं ही नहीं। और एक व्यक्ति जो समुदाय के प्रति संवेदनशील है, वो निष्पक्ष कैसे हो सकता है? बताइए आप। ऐसे कैसे आप पत्थर की तरह खड़े रह करके और संगदिल होकर के आप रह जाएंगे? आपके इमोशन है, आपको प्रभावित करते हैं, समाज में जो कुछ चल रहा है वो हमें प्रभावित करता है, और इसलिए जब हम बात कहेंगे तो हमारे बातचीत में आक्रोश भी होगा, हमारी बातचीत में दुख भी होगा, और आप उसको कहेंगे कि आप वो नहीं है पत्रकारिता की जो नियम है, ये नियम किसने तय किए? ये आज जो साहित्य में भाषा के सौंदर्य शास्त्र को ढूंढ रहे हैं, वही पत्रकारिता में मानक मूल्यों को ढूंढ रहे हैं। ये मानक किसने तय किए, और हम क्यों मानेंगे इस मानक को? आपने तय किए, आप अपने मानकों पे बने रहिए, हमारे मानक नहीं है, हमने तय नहीं किए, हम भागीदार नहीं है ये मानकों को तय करने में, इसलिए हम पे ये मानक लागू नहीं होते हैं। इसलिए दलित बहुजन पत्रकारिता जो है वो इमोशंस के साथ जाएंगी, आक्रोश भी होगा, उसमें पीड़ा भी होगी, उसकी शब्दावली भी अलग होगी जो कि इनकी शब्दावली से नहीं मिलती होगी। हाँ, एक संवैधानिक शब्दावली होगी, हम नियम कानून कायदे को मानेंगे, लेकिन इनकी तरह बात नहीं कर सकते हम, उतना सोफिस्टिकेटेड होकर के और उतना मधुरता के साथ हम बात नहीं करेंगे। हमारी बात में खुरदरापन आएगा और हम कहेंगे सीधे सीधे, और हमारे पास वो संसाधन नहीं है, हमारे पास वो सारी चीजें नहीं है, उस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं है जहां, और जिसका पेट भरा हुआ है वो बहुत प्यार से बात कर सकता है, जिसका पेट नहीं भरा हुआ है वो समाज चिल्लाएगा, चीखेगा, अपना अधिकार मांगेगा। इसलिए आप जो कर रहे हैं, या जितने भी दलित, आदिवासी और बहुजन समाज के पत्रकार कर रहे हैं, पक्षधरता के साथ, वो बहुत जरूरी है। हमारा सरोकार है हमारे समुदाय के साथ, हमें निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए। तो आपकी बातों को अगर मैं दोहराऊं तो बहुजन पत्रकार को संविधान और कानून को मानते हुए अपनी बातों को, अपनी पीड़ा को लिखनी चाहिए, और जो ऊपर बैठे हुए लोग जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि निष्पक्ष हो जाइए, उस निष्पक्षता की जगह पे हमें जो वंचित लोग हैं उनके दर्दों को ध्यान में रख के लिखना चाहिए। ये सही बात मैं बोल रहा हूं? मैं बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपनी पत्रकारिता में कभी निष्पक्ष नहीं रहा, और मैं निष्पक्ष रहना नहीं चाहता। मेरी पक्षधरता है मेरे समुदाय की पीड़ाओं के साथ, और इसलिए मैं उनके सरोकार के साथ लिखता, बोलता, पढ़ता। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जब आप नौकरी लेने जाएं, और एक तो नौकरी मिलती नहीं है, आपको टेस्ट में भगा दिया जाता है, या कम से कम टेस्ट लेने के लायक भी आपको नहीं समझा जाता। अगर नौकरी किसी दलित बहुजन को मिल भी गई तो उन पे आरोप लगते हैं कि आपकी कॉपी में बहुत एरर्स हैं, आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, आपको हर्षई दीर्घई और स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं आता है, आपको एक भाषा नहीं है, एक शैली नहीं है। तो इन तमाम तरह के बहानों से जो उनको भगा दिया जाता है, या उनको पग पग पे उनकी राह में पत्थर डाले जाते हैं, इस समस्या को आप कैसे देखते हैं? अभय जी, देखिए, ये पूरा जो जाति का सिस्टम है ये निषेधकारी सिस्टम है, और पूरी प्रक्रिया एक्सक्लूजन की प्रक्रिया है। यहाँ इंक्लूजन है ही नहीं। ये समाज समावेशी समाज नहीं है, तो वो किसी न किसी बहाने आपको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। उनको चाहिए नहीं, हम उनको चाहिए ही नहीं, तो इस वजह से वो आपको भाषा ठीक नहीं होने के नाम पे निकालेंगे, वो आपके सवालों को कहेंगे कि ये उस तरीके की चीजों को पूरा नहीं करते हैं,
जो न्यूनतम अर्हताएं हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। देखिए, भाषा कई पीढ़ियों से विकसित हुई है, एक पीढ़ी में वो भाषा नहीं आ सकती है। मैं खेतीहर ग्रामीण कृषक दलित परिवार से आता हूँ। मैं पहली पीढ़ी का पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मुझ में वो भाषा कैसे आएगी जिनके यहाँ कई पीढ़ियों से लोग पढ़ते आए हैं, जिनका नाना अगर मजिस्ट्रेट था और नानी केमिस्ट्री की टीचर थी, या उनके पिता किसी बड़ी नौकरी में थे, और जिनके घरों पे पीढ़ियों से किताबों का अंबार लगा हुआ है। हम लोगों ने तो स्कूल में जाकर के पहली बार ABCD कह के पढ़ा है। आप हमसे क्या उम्मीद करेंगे कि हम उनकी भाषा में उस तरीके की बात करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये मांग ही सर्वथा अनुचित है कि आप इस तरह की छोटी-छोटी चीजों पर लोगों को बाहर निकालें, लेकिन क्योंकि उनको निकालने का बहाना चाहिए, वो चाहते ही नहीं आपको। हम अवांछित लोग हैं हर जगह पर, चाहे वो जर्नलिज्म में हो, चाहे वो और जगहों पे हो, चाहे यूनिवर्सिटीज में हो, नौकरियों में हो, तो वो चाहते हैं कि कैसे भी करके इनको बाहर निकालना है। तो ये बहाने मात्र हैं। अगर आपको एक सर्व समावेशी समग्र समाज बनाना है, तब तो आपको छोटी मोटी चीजों को दरकिनार करते हुए आपको लाना पड़ेगा लोगों को। दक्षिण भारत का कोई भी हिंदी भाषी होगा, वो स्त्रीलिंग को समझेगा, वो ऐसे ही बात करेगा। या बिहार और झारखंड और उधर के लोग रे को रे बोलेंगे। आप इन छोटी छोटी चीजों में क्या लोगों को एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन वो करते हैं। और यही जो भाषा की पंडिताई और मठाधीसी है, या तरीका है कि लोगों को कैसे भी करके उनको बाहर निकालना है, ये बाहर निकालने का मैकेनिज्म है पूरा। और ये जातिवाद का एक बहुत ही घृणित स्वरूप है, और इसे चैलेंज करने। सर, हिंदी मीडिया में बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, उनको मैंने ऑब्जर्व किया है, करीब से भी देख के, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी देख के। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि हम यहाँ मुद्दों पर बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। तो अपने लेखनी में वो कई बार बहुत ही प्रगतिशील दिखते हैं, और कई बार इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि सांप्रदायिकता के खिलाफ वही सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि जो दक्षिणपंथी जो विचार से जो जुड़े हुए जो पत्रकार हैं, जो उन्हीं की जाति से आते हैं, उनके साथ चाय पीना, कॉफी पीना, उनके साथ दिल्ली के बड़े बड़े इदारों में समय गुजारना, उनको उनके जन्मदिन पे बधाई देना, ये सब भी काम करते हैं। और ये जब कोई आपत्ति मतलब उसके ऊपर दर्ज करता है, तो ये क्या कहते हैं कि क्या मैं मेरे जो उनके साथ व्यक्तिगत संबंध है, मैं क्या उसको तोड़ दूं? मेरे उनके साथ मतभेद है, लेकिन मेरे साथ उनके व्यक्तिगत संबंध है। तो इस तरह से ये जो जाति के प्रश्न पे, जो लेफ्ट और राइट के बीच में ये जो दीवार है, वो टूट जाती है, और दोनों जाति के प्रश्न पे कहीं ना कहीं एक ही तरह दिखते हैं, और ये चीज मीडिया में भी दिखता है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये इससे आप द्विज एकता कह सकते हैं, और ये जनेऊ बंधन है, जनेऊ सूत्र बंधन है। तो ये आ जाते हैं, और ये हर मोर्चे पे खेल रहे हैं। ये प्रगतिशीलता के मोर्चे का नेतृत्व भी इनके पास है, और अधोगतिशीलता का भी इनके पास है। सांप्रदायिकता का झंडा भी यही बुलंद करते हैं, और सांप्रदायिकता की मुखालफत का झंडा भी यही बुलंद करते रहते हैं। और ये सब कुछ ऐसा कभी कभी लगता है कि ये एक मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट है, ये निर्मित असहमति है, और शाम को सब लोगों को एक साथ बैठना है। तो इससे सावधान रहने की तो जरूरत है। और अगर लोग बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं और उनकी करनी में उनकी कथनी का कोई अंश नहीं नजर आता है, तो हमें इसके आधार पर उनको इस प्रवृत्ति को देखना चाहिए। और ये व्यक्ति नहीं है, आपने अच्छा किया किसी का नाम नहीं लिया, एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरी प्रवृत्ति है। और इस तरह के बहुत लोग हैं, और ये निरंतर चलता रहता है, और व्यक्तिगत दोस्ती के नाम पर ये सब चीजें चलाते हैं, और साथ साथ घूमते हैं। और एक हिंदू राष्ट्र बना रहा होता है दिन भर, और दूसरा सेकुलर राष्ट्र बनाए रखना चाहता है, और वो शाम को बैठ करके पता नहीं कौन सा राष्ट्र बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस आधार पे कि ये जो कथनी और करनी का जो इतना बड़ा फर्क है, और ये हिपोक्रेसी है द्विज समाज की, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें इससे सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, हम लड़ पाएंगे इससे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम सचेत रहें, हम समझें, और इनके झांसे में ना। सर, हिंदी अखबार की अगर आप बात करें, और उस हिंदी को जिसको सत्ता में बैठे हुए लोग बोलते हैं कि ये हर हिंदुस्तानी की जबान है,
पूरे भारत में ये बोली बोली जाती है और इस तरह से हिंदी को प्रचारित किया जाता है। और हिंदी अखबार के जो मालिकान जो हैं, जो एडिटर हैं, वो भी कहते हैं कि ये जनता का अखबार, क्योंकि हिंदी सब लोग बोलते हैं। लेकिन हिंदी की पत्रकारिता और हिंदी के पेजेस को अगर आप जब देखें, और खासकर जिस तरह से उसको बहुत ही सस्ते दाम में छाप के नॉर्थ इंडिया के घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, तो वहां पे आप देखेंगे कि हिंदी के पेजेस में, जो पत्रकारिता के जो पेज हैं, वहां पे संविधान के जो मूल्य हैं उसको ज्यादा जगह न देकर, बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को ज्यादा जगह न देकर, समता बंधुत्व की बातों को ज्यादा जगह न देकर, उसमें कर्म कांड और ब्राह्मणवाद से जुड़ी हुई बातों को बहुत ही महिमा मंडित करके उसको छापा जाता है। और एक ही संप्रदाय के जो, एक ही धर्म के जो त्योहार और जो उनके रीति रिवाज होते हैं, उस पर कई कई पेजेस छापे जाते हैं। और अल्पसंख्यक के जो त्योहार हैं उसके ऊपर वो पेपर बिल्कुल साइलेंट रहता है। आदिवासियों के, दलितों के जो नायक है उसके बारे में भी कोई बहुत कुछ उसमें नहीं छपता है। तो ये जो हिंदी अखबार है, ये हिंदी अखबार जो है वो क्यों इतना निगेटिव रोल अदा कर रहा है रिएक्शनरी चीजों को फैलाने में? पहली बात तो देखिए, ये हिंदी अखबार नहीं है, ये हिंदू अखबार है। और ये आज ऐसा है वैसा नहीं है। आप अगर बाबा साहब के लेखन को पढ़ेंगे तो उन्होंने उस समय जो पत्रकारिता जिस तरह का रोल अदा कर रही थी और जो सामाजिक सुधार को और सामाजिक लोकतंत्र की बात कर रहे थे, और जो राजनीतिक प्रजातंत्र की बात पहले कर रहे थे कि आप केवल राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण मत करिए, बल्कि एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करिए जिसमें समाज में जो बराबरी और समता की बात है, समानता की बात है, वो आनी चाहिए। उस धारा को जिस तरीके से उस वक्त की मीडिया ने राष्ट्रद्रोही कह करके और राष्ट्रवाद के खिलाफ कह करके, आजादी के आंदोलन के खिलाफ कह करके, सांप्रदायिक साम्राज्यवाद का पिट्ठू कह करके, अंग्रेजों का समर्थक और गद्दार कह करके गरियाया था, ये वही समाचार पत्र हैं, ये वही विचार है, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। आज भी वो उसी भाषा में बात करते हैं और सारा कर्मकांड, सारा अंधश्रद्धा, अंधविश्वास सब कुछ उसी पे परोसा जा रहा है। कितने बाबा लोगों के बारे में बड़ी बड़ी खबरें आप रोज देखते हैं, राशिफल छपते हैं और दिन के चौगड़िया छपते हैं और धर्म के नाम पर 2-2, 5-5 पेज छापे जाते हैं। तो विशुद्ध रूप से धार्मिक अंधविश्वास, जातिवाद और संविधान विरोधी बातों के लिए मीडिया ने बड़ी जगह बना रखी है। मीडिया बड़ा रोल अदा कर रहा है, हिंदू मीडिया, और उसे कोई शर्म नहीं है। वो लोग उस तरीके से साफ तौर पे उस तरीके से दिखते भी हैं, बड़ा बड़ा तिलक लगा करके अपना चोटी को दिखाते हुए वो दिखने में भी वैसे हैं, लिखने में भी वैसे हैं, उनके आचरण भी वैसे हैं, और कोई फर्क नहीं आया पिछले 100 सालों में, कोई अंतर नहीं आया इनमें, और ज्यादा सांप्रदायिक और ज्यादा जातिवादी हो गए हैं। तो आप क्या उम्मीद करेंगे, जब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा थे और खुद जब सब चीजें कर रहे थे इस देश में, तब उनको उन्होंने नहीं बख्शा। अभी उनके जाने के बाद में क्या अब उनको जगह दे देंगे? वो कभी जगह नहीं देंगे। तब भी वो करपात्री को जगह दे रहे थे और आजकल किसी धीरेन्द्र शास्त्री को जगह दे रहे हैं। उनका तो वही चल रहा है, कोई फर्क नहीं आया मीडिया के में। और ये हिंदी मीडिया, हिंदी पूरे देश की भाषा नहीं है, आप जबरन किसी पर थोप नहीं सकते हैं। पूरा दक्षिण अभी जाकर के देखिए, उनको जो लगता है कि आप क्यों जबरन हम पे थूक रहे हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, किधर आपको हिंदी नजर आती है? बंगाल में जाइए, लोग बंगाली बोल रहे हैं। आप महाराष्ट्र में जाइए, मराठी बोल रहे हैं। गुजरात में तमाम लोग गुजराती बोल रहे हैं। 2-5 स्टेट मिल करके कह हमारी हम राष्ट्रभाषा है। पंजाब में लोग पंजाबी बोल रहे हैं। आप अगर हिमाचल में जाएंगे तो पहाड़ी बोल रहे हैं, जम्मू में डोगरी बोल रहे हैं। देश भर में कितनी भाषाएं हैं, आपको भारतीय भाषाओं का सम्मान करना पड़ेगा। आप ऐसे कैसे हिंदी को इम्पोज कर सकते हैं? आप जबरन हिंदी के नाम पर, हिंदी इसलिए आपको लगती है कि हिंदी के साथ हिंदू और फिर हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान और फिर हिंदू राष्ट्र, ये समीकरण ठीक बैठता है ना, तो इसलिए ये सारा सब कुछ है। सर, मुस्लिम समाज के खिलाफ पूर्वाग्रह फैलाने में और सांप्रदायिकता फैलाने में आप हिंदी मीडिया के रोल को कैसे देखते हैं और इससे हमें कैसे सचेत रहना चाहिए? देखिए, हिंदी मीडिया जिस तरीके से एंटी मुस्लिम रोल अदा कर रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा पहले भी रहा होगा, लेकिन हम अपने जीवन में तो ये देख रहे हैं इस समय सबसे शर्मनाक भूमिका में
हिंदी मीडिया है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, और इवन सोशल मीडिया पर भी किस तरीके से हेट फैलाई जा रही है, टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम समाज को, वो बहुत ही भयानक स्थिति है। और मीडिया का रोल किसी भी रूप में ठीक नहीं है। और मैं सोचता हूं कि आज निष्पक्ष मीडिया कुछ बचा ही नहीं है जहां पर मुस्लिम समाज की वास्तविक बात भी लाई जा सके। उसको जिस तरीके से शैतान बनाया जा रहा है और जिस तरीके से उसको खलनायक के रूप में दर्शाया जा रहा है, उसकी हर चीज पर अब जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हालात तो इतने बदतर हो गए उस समुदाय के कि कोई व्यक्ति अगर छोटा मोटा कारोबार सड़क के किनारे करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है। कोई सब्जी बेचने वाला किसी कॉलोनी में नहीं घुस सकता है। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपको दाढ़ी और टोपी की वजह से गोली मारी जा सकती है। आप के किचन में आकर के और झांका जा रहा है, आपके फ्रीज खोल करके और उसमें से मांस निकाल करके और कहा जा रहा है कि रोमांस है और आपकी लिंचिंग की जा रही है। और ये इन सब चीजों को बहुत प्रमुखता से हिंदी मीडिया छाप रहा है। उसको शर्म भी नहीं है कि जो वो छाप रहा है, जिस तरह का वो माहौल फैला रहा है और जिस तरह का एक तरीके से मुस्लिमों के प्रति दुष्प्रचार कर रहा है, घृणा पैदा कर रहा है, उसका असर क्या होगा? उसका असर अब समाज में दिख रहा है। तो मुझे तो लगता है कि जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि ये निष्पक्ष मीडिया है, कहाँ गई इनकी निष्पक्षता? इधर कोई निष्पक्षता है क्या? पूरी तरीके से मुस्लिम समाज के विपक्ष में मीडिया काम कर रहा है। तो ये विपक्ष पत्रकारिता है या निष्पक्ष पत्रकारिता है? ये बहुत ही गंभीर स्थिति है आज। सर, अल्टरनेटिव मीडिया खड़ा करने के लिए और इन तमाम जो बड़े बड़े अखबार हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए हम लोगों को जो ग्रासरूट लेवल पे पत्रकारिता करने की जरूरत है। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बाधा जो आती है, ये जो हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, ये जो यक्ष प्रश्न जो है, वो ये है कि अगर भंवर मेघवंशी जी को हिंदी के बड़े अखबार और चैनल जगह नहीं दे रहे हैं और अगर वो अपनी पत्रकारिता शुरू कर रहे हैं, अपना मैगजीन निकाल रहे हैं और वो एडवर्टीजमेंट और विज्ञापन भी नहीं लेते हैं, तो किस तरह से एक संपादक भंवर जी या एक पत्रकार भंवर जी कंप्यूटर खरीदेंगे, रूम का किराया देंगे, अगर कुछ स्टाफ है तो उनको वाजिब उनकी मजदूरी देंगे, जो प्रिंटिंग का कॉस्ट होगा उसको खर्च करेंगे? ये कैसे होगा? ये कैसे, मतलब हम कैसे संसाधन भी जुटाएं और अपनी बातों को भी बेबाकी से कहें? इसको कैसे हम बैलेंस करें? अभय जी, मुझे लगता है कि इसके लिए हमें कोऑपरेटिव मॉडल पर जाना पड़ेगा। हम अभी सब लोग व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से हमारे पास कैपिटल नहीं है कि हम लगा सकें। तो जो मान्यवर कांसीराम जी ने समाज में संगठनों को खड़ा करने की प्रक्रिया रखी, या उन्होंने जो राजनीतिक दल बनाया और जिस तरीके से सोसाइटी को पेबैक टू सोसाइटी के लिए तैयार किया, और उन्होंने संसाधन वहां से जुटा करके और एक संगठन खड़ा किया, फिर एक दल खड़ा किया और उसको भारतीय राजनीति की मुख्य धारा की राजनीति का एक बड़ा परिवर्तनकारी दल बनाया। उनको कभी संसाधन की कमी महसूस नहीं हुई, इसी समाज ने संसाधन की कमी महसूस नहीं होने दी। तो हमें समाज से, क्योंकि समाज के प्रश्न उठा रहे हैं, तो हमें समाज से ही मदद मांगनी पड़ेगी। आपको कोई अदानी अंबानी या कोई और पैसा नहीं देने वाला है, इस तरह की चीजों के लिए कोई फेलोशिप भी नहीं मिलने वाली है। किसी भी प्रकार की मदद आपको न CSR से आने वाली है, न कारपोरेट से आने वाली है, न कोई धरना सेठ देने वाला है। तो आपको समाज से ही लेना पड़ेगा, लेकिन समाज के सामने एक मॉडल ले जाना पड़ेगा कि ये कोऑपरेटिव होगा या हमारी एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी, या हम इसके जरिए हम काम करेंगे। अभी क्या है कि सब लोग अपना अपना व्यक्तिगत प्रयास कर रहे हैं और व्यक्तिगत प्रयासों में हमारी पूरी ताकत चूक जाती है, या हम मिलकर कर नहीं सकते हैं। कई लोग मिलकर के एक दैनिक अखबार चला सकते हैं, कई लोग मिलकर के एक वेबसाइट चला सकते हैं, कई लोग मिलकर के एक चैनल चला सकते हैं जिस पर अपना अपना स्लॉट कर सकें, कई लोग मिलकर के अपना पॉडकास्ट और इंटरनेट रेडियो या कम्युनिटी रेडियो चला सकते हैं। हमें नए माध्यम बनाने पड़ेंगे और सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे। अभी सारे एकल और व्यक्तिगत प्रयास है। एकल और व्यक्तिगत प्रयासों में कभी कभी कुछ लोग मदद देते हैं, कभी नहीं देते हैं, फिर हताशा आती है और फिर लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अगर हम कोई एक मॉडल बना सकें कि हाँ हम इस तरीके से मिल के चलाएंगे, मुझे लगता है कि ये सोसाइटी अभी उतनी निर्बल भी नहीं है। अब थोड़ा सक्षमता आ रही है समाज में, जहां हम लोगों से इस तरह की मदद मांग सकते हैं और लोग मदद देंगे। लेकिन उसके लिए क्रेडिबिलिटी की जरूरत है, और वो तब आएगी जब हम कई सारे लोग जो काम कर रहे हैं इस विषय में, हम सबको मिलकर के कोई प्रयास करने की जरूरत है। सर, बहुजन मीडिया की राह में बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन दो बाधाएं मैं महसूस कर रहा हूं कि वो भी काफी अहम है। हम चाहेंगे कि आप उस पर अपनी रोशनी डालें। पहली बाधा ये है कि मान्यवर काशीराम जी की आपने बात की, आपने अंबेडकर जी की बात की। ये लोग एक बहुत बड़े स्कॉलर भी थे, एक्टिविस्ट भी थे, राजनेता भी थे, और इसके अलावा एक बहुत बड़े पत्रकार भी थे। लेकिन जो दूसरी जो दलित बहुजन की जो पार्टियां हैं, उनको सांस्कृतिक तौर पे या चेतना के तौर पे वो उस तरह से उतने प्रतिबद्ध नहीं दिखते हैं। तो ये उनकी तरफ से भी तो उस तरह की जो पहल होनी चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर या फिर लोहिया जी या फिर पेरियार या फिर मानवर काशीराम ने की, उस तरह की एक जो आग है सीने में, वो क्यों नहीं आज के दलित बहुजन नेताओं में दिख रही है? वो भी क्यों कैलकुलेशन में ज्यादा अपना वक्त गवा रहे हैं, और ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, अगर फूले जी को याद किया जाए, कि जो हमारी गुलामी है वो गुलामी बहुत हद तक एक सांस्कृतिक गुलामी है। हमें गुलाम बना दिया गया और गुलामी को ही बहुजनों को कहा गया यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उनकी तरफ से जो उदासीनता है, उसको क्या आपने कभी महसूस किया है, कभी आपने झेला है, और कैसे उन तक हम अपनी बात, अपने पैगाम को पहुंचाएं? मेरा ये मानना है अभय कुमार जी कि राजनीतिक जो वर्ग है समाज का, वो एक बहुत छोटा सा वर्ग है। हमने उसको बहुत प्रमुख वर्ग के रूप में देखना शुरू कर दिया, और हम हर चीज के लिए उनकी तरफ देख रहे हैं। यही बड़ी समस्या है। और फिर वो सर्वशक्तिमान होकर के, और वो किसी भी तरह का वो नहीं करते हैं। और हमारा जो राजनीतिक समुदाय है, वो चाहे मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में है, या अपनी पार्टियां बना करके हैं, या छोटे मोटे दल बना करके वो कर रहे हैं, उनका कोई कल्चरली ओरिएंटेशन नहीं है। उनको ये समझ नहीं आ पाता है कि समाज में केवल राजनीतिक बदलाव स्थायी तब तक नहीं होगा जब तक आप समाज में एक सांस्कृतिक बदलाव नहीं लाएंगे। और वो सांस्कृतिक बदलाव में मीडिया की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। तो वो इसलिए नहीं समझ पाते, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि नए जो राजनेता है हमारे, वो कोई अखबार और कोई मैगजीन नहीं चलाते हैं। मुझे लगता है कि वर्तमान राजनीति में मैंने जरूर बहुजन संगठक मान्यवर के वक्त में देखा, जो कंटिन्यू आता था, और न्याय चक्र नाम की एक मैगजीन रामविलास पासवान निकालते थे। उसके बाद आप कहीं देखते हैं किसी पॉलिटिशियन जो हमारे हैं, वो कोई नियमित कोई अखबार निकालते हो, मैगजीन निकालते हो, या कुछ और चलाते हो? वो दुनिया भर की चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, बड़ी मूर्तियां लगाएंगे, बड़े पार्क बनाएंगे, सब चीजें करेंगे, लेकिन एक मीडिया खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। जबकि अपना मीडिया नहीं होगा तो आपकी बात कौन बोलेगा? तो एक छोटी सी चीज जो उनको समझना है, वो नहीं उनको समझ में आ रही है। तो हमको और रास्ते खोजने पड़ेंगे। हम किसी चीफ मिनिस्टर, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी और से मदद मांगने के बजाय, या उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखने के बजाय, हमारे समुदाय के आम लोगों से, मैं तो कहता हूं कि एक नरेगा मजदूर से लगा करके जो IAS IPS बैठा हुआ है दलित बहुजन समाज का, उनके सामने क्यों नहीं हम इन चीजों को ले जाएं? और अगर हम एक अच्छी योजना के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है कि लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो अभी ये प्रयास किया नहीं, और मैं सोचता हूं कि अगर किसी दिन इस प्रयास में हम उतरेंगे तो जरूर मदद मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और मैं राजनेताओं से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं, और मैं सोचता हूं कि उनका भी बहुत प्रशिक्षण होना जरूरी है। वो जब सामाजिक मुद्दों के उसमें आ जाएंगे, अभी उनको केवल सत्ता की समझ है कि सत्ता में जाओ, पैसा कमाओ, पैसे से वापस सत्ता में जाओ, फिर पैसा कमाओ। वो उस तरह की एक चक्र का शिकार है। उसमें उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि विचारों को का एक चक्र चलाना है, उससे समाज तैयार होगा। तो वो जो तैयार करना है, वो मुझे लगता है वो बुद्धिजीवियों का काम है, वो लेखकों का काम है, वो पत्रकारों का काम है, वो जो कलाकार हैं उनका काम, वो काम हमको करना पड़ेगा। उसके लिए राजनेताओं से उम्मीद ही बहुत ज्यादा नहीं करनी है। अगर समाज तैयार हो जाएगा, वही राजनेता आपका हाथ जोड़ करके वही कहेगा कि देखिए हमने ये बना दिया इंस्टीट्यूट, या ये हमने अखबार चालू कर दिया, आप आ जाइए इसको संभालिए।
लेकिन वो तब तक तैयार नहीं होंगे जब तक समाज को हम तैयार नहीं करते और समाज को ये नहीं बताते हैं कि कितना जरूरी है मीडिया किसी भी समाज के मुद्दों के लिए और उसकी राजनीति को बनाना। सर, आपने ये कहा कि कोशिश जो है दलित बहुजन जर्नलिस्टों की तरफ से इंडिविजुअल हो रही है, व्यक्तिगत तौर पे हो रही है, एक सामूहिक प्रयास करने की भी जरूरत है। मैंने ये महसूस किया है कि चाहे इसके लिए वजह कंपटीशन हो या पीयर प्रेशर हो या जेलसी हो, दलित बहुजन पत्रकारों के बीच में भी मैं कभी कभी मैंने महसूस किया कि अगर वो दो चार लोग कभी इकट्ठा भी किसी संगठन या किसी मीडिया हाउसेज में होते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसमें आपसी मतभेद हो जाते हैं और उसमें भी कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। तो उस एकता को न टूटने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना होगा? आप क्या उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने व्यक्तिगत अनुभव से? देखिए, ये बात सही है कि हम इंसान हैं और मनुष्य होने के नाते हमारे अहंकार के प्रश्न आते हैं, प्रतिस्पर्धा भी आती है, उसमें स्वार्थ और ये काम करती है, क्योंकि ये सब हमारे इनबिल्ट है ये सब चीजें, और उसकी वजह से संगठन भी टूटते हैं, दल भी टूटते हैं, और आप कोई नई चीज बनाएंगे तो वो भी टूटने की संभावना बनी रहती है। तो जो स्थापित नाम है उनके अहम आड़े आते हैं, उनके ईगो हैं। नए लोगों के साथ हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। जितने भी स्थापित लोग हैं, मुझे लगता है कि वो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, हम जैसी हमारी पीढ़ी को इसको इनिशिएट करना चाहिए, लेकिन इसको चलाना चाहिए नहीं। वो शायद उनके अहंकार उतने ज्यादा नहीं होंगे और वो चलेंगे एक साथ। नहीं तो ये अहंकार की ही लड़ाई है कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, बहुजनों की, दलितों की, नहीं तो एक साथ आ सकते थे। वो समाज को तो कहते रहते हैं कि एकजुट हो जाओ, संगठित रहो, लेकिन वो खुद कभी संगठित नहीं होते। संगठित होना बहुत दूर की बात है, संवाद ही नहीं होता उन लोगों के बीच में। ऐसा ही हमारे बहुजन पत्रकारिता के बीच में है। मैं देखता हूँ कि कैसे वो सोशल मीडिया पे झगड़ते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ और सारी चीज करते रहते हैं। तो हमें अभय जी, नई पीढ़ी के साथ इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, और जो लाइक माइंडेड लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं, मेरा अहम कितना ही हो, मैं ये समाज की जरूरत है और मैं अपने अहंकार को नीचे गिराते हुए, मैं अपने स्वार्थ को नीचे गिराते हुए इस इनिशिएटिव जो हो रहा है, इस पहल में भागीदारी लूंगा। लोग आ जाएंगे, लेकिन उसका एक मैकेनिज्म हम बनाएंगे। मैंने अभी इस विषय पर काम नहीं किया, मैं केवल सोचता हूं इस विषय पे, लेकिन कभी करेंगे हम। और जरूर देखिए, वक्त इकट्ठा ला देता है। जब हम पे इतना प्रहार किया जा रहा है हर दृष्टि से, तो हम आएंगे एक साथ, और उत्पीड़ितों की एकता, वो चाहे समाज में हो चाहे जर्नलिस्टों में हो, वो बनानी पड़ेगी। और वो बनेगी तभी जाकर के हम कोई न कोई एक इदारा बना पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। हम अकेले अकेले चलते जाएंगे और अकेले कुछ अवार्ड पा लेंगे, अकेले कुछ नाम हो जाएगा, अकेले 2 पैसा आ जाएगा, ज्यादा काम नहीं बनेगा। लेकिन समाज में ये व्यक्ति की बात नहीं है, इंडिविजुअल का मामला नहीं है, इंस्टीट्यूशन का मामला है। हमें जो दलित बहुजन पत्रकारिता है उसको एक सांस्थानिक रूप देना है, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, और उसकी दिशा में जरूर साथी सोचें, और हम कभी मिलें, और हमारी तमाम असहमतियों के बावजूद हम ये सोचें कि हम कोई एक रास्ता बना करके आने वाली पीढ़ी को दे जाए, और फिर वो उसको आगे ले। सर, हम लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप जैसा व्यक्ति अगर इस क्षेत्र में आगे आए तो मुझे लगता है कि एक यूनिटी बन सकती है। एक सवाल और सोशल मीडिया पे मैं लेना चाहूंगा। बहुत सारे पत्रकारों का ये कहना है कि जो प्रिंट मीडिया है उसमें खर्च बहुत ज्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम 2 रुपया या 4 रुपया और 5 रुपए का अखबार जो है वो घर घर तक पहुंचा पाए। इसलिए सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। लेकिन सोशल मीडिया की एक क्रिटिसिज्म ये होती है कि वहां पे चीजें ऑथेंटिक नहीं है, वहां पे बहुत सेंसेशनलिज्म है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप क्या समझते हैं, वंचित समुदाय जो है वो सोशल मीडिया का कैसे बेहतर उपयोग करे, और किन किन वहां पे जो गड्ढे हैं उससे अपने आप को बचाएं, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको क्या लग रहा है, कहां तक वंचित समाज जो है बेहतर तरीके से कर पाए? मुझे लगता है कि जब सोशल मीडिया आया और उसका उपयोग वंचित समाज ने शुरू किया, तो ऐसे कई लोग थे हमारे बीच में जिन्होंने ये कहा कि बस अब क्रांति आ जाएगी, क्योंकि
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो हमको जगह दी नहीं, और यहाँ हमारे लिए बहुत जगह है। लेकिन मैं तब भी कहता था, और मैं फिर से दोहराता हूं आज, कि सोशल मीडिया पर भी अंततः उनके जो उस पे जो मालिकाना हक है जिन लोगों का, वो पूंजीवाद जो कॉर्पोरेट जगत है उसका पूरा उस पर कब्जा है। और सरकारें और पूंजीवाद सांप्रदायिक ताकतें और पूंजीवादी ताकतों के बीच में गलबहियां चलती रहती है। इसलिए ये मत सोचिए कि सोशल मीडिया पूरी तरीके से दलित वंचित बहुजन समाज के लिए काम करता है या उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। अभी आप देख रहे हैं कि रीच कितनी घटा दी गई है, आपके वीडियोस कितना पहुंच पा रहे हैं। आप जो फेसबुक पे पहले लिख पा रहे थे और जो ट्विटर पे जा रहा था या यूट्यूब पे जा रहा था या इंस्टा पे जा रहा था, उन सब जगहों पर हमारी जो स्थिति है कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जो मालिक हैं उन मालिकों का यहाँ जो हमारे खिलाफ ताकतें हैं उनके साथ उनकी गलबहियां चल रही है। वो उनके मित्र हैं, हमारे दोस्त नहीं है, हमारी पहुंच नहीं है। अभी हमें नहीं मालूम कि ट्विटर जो का मालिक हमारे किसी दलित बहुजन राजनेता के साथ या किसी भी इंटेलेक्चुअल के साथ बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है क्या? गूगल में हमारे कितने लोग वहां बैठे हुए हैं, मेटा में कितनी हमारी अप्रोच है। तो वो हमको केवल इतना बोलने देंगे जितनी उनकी जरूरत, उससे ज्यादा नहीं बोलने देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हमें नए नए जो मीडियम आ रहे हैं, नए माध्यम जो आ रहे हैं, उन माध्यमों का पर नजर रखते हुए इस्तेमाल करते हुए चलना है। हम अटक नहीं सकते हैं, हम यहाँ नहीं अटक जाए कि सोशल मीडिया में ही सब कुछ चीजें हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी भी प्रिंट की जरूरत है, अभी भी मुद्रित अक्षरों की एक साख है, लोग उसको पहचानते हैं, अभी भी किताबें पढ़ते हैं, अभी भी अखबार पढ़े जाते हैं। तो हमें प्रिंट में भी, इलेक्ट्रॉनिक में भी, सोशल मीडिया में, एआई के नए माध्यम आ रहे हैं उसमें भी, रेडियो के नए तरीके आ रहे हैं उसमें भी, हमें पे नजर रखते हुए सबका उपयोग करते हुए चलते जाना है। कहीं एक जगह रुकने का हमें वो भ्रम नहीं पालना है, क्योंकि अंततः ये पूरी पूंजीवाद के ही तौर तरीके हैं और उसी में हम अपनी बात कह रहे हैं। तो जब तक उनमें हमारे लिए स्पेस है हम उसका उपयोग करें, जब स्पेस नहीं हो कोई और चीज के लिए आगे बढ़ जाएं और जहां जहां कुछ जगह बनाते जाएं और करते जाएं। तो ये सब हमें एक ही जगह पे नहीं अटक जाना है। मैं तो देखिए बाबा साहब से सीखता हूँ, उनको लगा कि बहुजन बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनानी तो वो बनाया उन्होंने, उनको लगा कि कोई अखबार निकालना तो चलाया, उनको आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो आंदोलन चलाए उन्होंने, और जब आंदोलन के बजाय उनको लगा कि बार्गेनिंग से काम चलना है तो मांग करनी है वो करना है तो वो उन्होंने किया, राजनीतिक ताकत लेनी तो पार्टी बनाई उन्होंने, चुनाव लड़े। फिर उनको लगा कि नहीं हमको कांग्रेस के साथ मेलजोल करके और संविधान निर्माण में आना है तो वो उसमें आए, फिर सरकार में रहे। तो आपके बदलते रहने चाहिए माध्यम, कहीं एक जगह हमको टिकना नहीं। हाँ, सोशल मीडिया का जितना उपयोग है मुझे लगता है कि सर्वाधिक उपयोग हो चुका है, अब इससे ज्यादा उपयोग यहाँ नहीं होने वाला है। यहाँ अब हमारी जितनी भी आवाजें हैं उस पर बहुत सर्विलांस है और हमारी रीच को कम कर दिया गया है। हमको केवल उतना ही बोलने दिया जा रहा है जितना हम उनके लिए चुनौती नहीं करें, और हमको हमारे ही बीच में घुमाया जा रहा है। अगर हमारे कोई वीडियो अगर वायरल भी हो रहे हैं या कोई सनसनीखेज तरीके से वायरल भी कर रहा है, तो वो अगर जाके देखे अंदर डेप्थ में उसको एनालाइज करें तो आश्चर्य होगा कि वो हमारे ही सर्कल में घूम रहा है। तो फिर हमारा ही विचार हमारे ही सर्कल में हमसे सहमत ही लोगों के बीच घूम रहा है, तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं, सहमत लोगों को और सहमत कर दे रहे हैं। तो ये खतरे को समझने की जरूरत है, बहुत महीन तरीके से ये बुना जा रहा है सारी चीज, और हमको इससे पार जाना है, हम ये माध्यमों की तरफ बढ़ना है। वो क्या माध्यम होंगे आज मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम नजर रखेंगे और जो जो माध्यम आएंगे उसमें हम तुरंत कदम रखेंगे, उसका बेहतर उपयोग करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर जी, हम लोगों ने तकरीबन 1 घंटे की बातचीत कर ली और मैंने इस प्रश्न को आखिरी वक्त के लिए बचा के रखा था ताकि ये चीजें और खुल के आ जाए। हम लोग भी जब पत्रकारिता करते थे तो एक सवाल पूछा जाता था कि व्हाट इज न्यूज, व्हाट इज जर्नलिज्म, ये इंटरव्यू में भी आजकल पूछा जाता है। तो मैं आपसे पूछूं, जो जिसका पत्रकारिता का दशकों का अनुभव है, जो गालिब की जबान में वो जिंदगी के हर रंग को देख चुका है, आपके लिए पत्रकारिता आपके लिए क्या है, बहुजन पत्रकारिता की क्या परिभाषा होगी, आप जरा इस पे कुछ रोशनी डालें। मेरे लिए पत्रकारिता सदैव की वंचित पीड़ित की आवाज को मजबूती देना है।
जो सड़क पे लोग नारे लगा रहे हैं, जो जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो अपना जल जंगल जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने नागरिकता के अधिकार की रक्षा के लिए सड़कों पे बैठे हुए हैं, वो सब मेरे लिए पत्रकारिता है। अगर शाहीन बाग में औरतें बैठी तो वो पत्रकारिता है, और जंगलों में अगर कोई आदिवासी लड़ रहा है अपना हसदेव अभयारण्य बचाने के लिए तो उसकी आवाज मेरे लिए पत्रकारिता है। और कोई अपनी व्यक्ति की गरिमा के लिए कोई भी दलित लड़ रहा है, कोई तो जो लोग समता सत्ता बंधुत्व और न्याय की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन आवाजों को मजबूत बनाना, उनको बुलंद करना, वो ही मेरे लिए पत्रकारिता है। उससे इतर कुछ पत्रकारिता नहीं है। उसके अलावा जो कुछ भी है वो एक मनोरंजन है, और वो उस समुदाय के लिए ठीक है जो प्रिविलेज्ड है और जो इन सब चीजों से बाहर निकल चुका है। भूखे समाज के लिए रोटी पत्रकारिता है। उसको आप अगर बहुत अच्छा संगीत सुनाएंगे और अला राग की बात करेंगे, उसके लिए राग रोटी है, उसके लिए चांद भी रोटी है, उसके लिए और कुछ भी नहीं है। तो आज मेरे लिए बहुजन पत्रकारिता ये है कि समुदायों के उत्पीड़ित जमातों के जितने भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को पूरे सरोकारों के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम आगे ले जाए। वही सर, आप कुछ लेखकों को, कुछ विचारकों को, कुछ किताबों का यहाँ पे संक्षेप में मतलब जिक्र करना चाहेंगे जो नौजवान पत्रकार हैं, जिससे आपको बहुत उम्मीद है। आपने कहा कि 50 से नीचे के लोग वो पढ़ें और वो उस मतलब विचारधारा से लाभ उठाएं। कुछ ऐसी लेखनी, कुछ ऐसी बातें जरा वो भी शेयर करें। आप बहुत पढ़ते लिखते हैं। हाँ अभय कुमार जी, मुझे लगता है कि पत्रकारिता की इस तरह की पुस्तकें जो सामाजिक प्रतिबद्धता दिखाती हो वो बहुत कम आई हैं। सबसे पहले जरूरत तो ये है कि वो वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए हमारे जितने भी महापुरुष और महास्त्रियां हैं बहुजन, उनको ही पहले पढ़ लें। वो कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर वो किसी भी चीज को पढ़ करके, कोई भी पत्रकारिता का प्राइमर पढ़ करके वो नई चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर गड़बड़ वहां हो जाती है। तो सबसे पहले वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए जरूरी है कि वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए। तो पहले तो वो पढ़ लें कि पेरियार को पढ़ ले, फुले को पढ़ ले, बाबा साहब को पढ़ लें, वहां से समझ बना लें, लोहिया को पढ़ लें, वहां से समझ बना करके फिर आ जाएं। फिर वो जहां भी जाएंगे, जो भी पढ़ेंगे, जिस भी इदारे में जाके पढ़ के आएंगे, जिसकी भी किताब पढ़ लेंगे, वो काम दे देगा। और मुझे लगता है कि हमें सभी प्रकार का साहित्य पढ़ना चाहिए। एक जर्नलिस्ट के लिए सभी आइडियोलॉजी की चीजें पढ़नी चाहिए, पढ़े जाने की जरूरत है। मैं किसी से सहमत हूं, असहमत हूं, मैं सब तरह का चीज पढ़ता हूं। मैं साहित्य पढ़ता हूं, मैं शोध पढ़ता हूं, मैं और चीजें पढ़ता हूं, और मैं एक तरीके से अलग अलग तरीके की चीजें भी पढ़ता हूँ। कम्युनिस्ट उसमें क्या चल रहा है, दक्षिण पंथियों के यहाँ क्या चल रहा है, हमारे विचार में क्या चल रहा है। आप अपना राय नहीं बना सकते, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको अपनी स्पष्टता पहले कर लेनी है। नहीं तो आप भटक जाएंगे इस भूल भुलैया में। आपको कल ये अच्छा लगेगा, परसों वो अच्छा लगने लगेगा। नहीं तो आपकी स्पष्टता है वैचारिक, फिर आप कुछ भी पढ़ते हैं तो वो विश्लेषण करने की हमें समझ प्रदान करता है, और हमें ये समझ देता है कि कौन क्या तरीके अपना रहे हैं, किस तरीके की चीजें चल रही है। तो मैं पर्टिकुलर किसी लेखक या किसी एक किताब का यहाँ नहीं कहना चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि आप बहुत कुछ पढ़िए, बहुत सारा जानिए, लेकिन सबसे पहले अपना जो कोर है आइडियोलॉजी का, उसको जज्ब कर लीजिए। उसके बाद जो कुछ भी आप करेंगे उसमें एक स्पष्टता बनी रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जोहार, जिंदाबाद।